हेलो एवरीवन। मैं हूँ साबिर खान और प्यारे दोस्तों, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा की थी। अब उस एक्ट में कुछ खामियां रह गई थी और कुछ लूपहोल्स रह गए थे, तो उसे पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया था। अब ये पिट्स जो है वहाँ के विलियम पिट्स, जो वहाँ के पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब के, तो उन्हीं के नाम पर ये एक्ट को नाम दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक्स फीचर क्या आते हैं, कुछ खास बातें क्या थी। यहाँ पर पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट में कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करती थी, जो कंपनी का ट्रेडिंग अफेयर संभाला करती थी। और उसी के अंदर एक बॉडी हुआ करती थी जिसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि वहाँ पॉलिटिकल अफेयर देखा करती थी। बट इस एक्ट में जो कंपनी के जो कमर्शियल अफेयर है और जो उसके पॉलिटिकल अफेयर है, उसे बिल्कुल भी अलग अलग किया गया है, बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश किया गया है उनके बीच में। और जो कमर्शियल अफेयर हो गए कंपनी के, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा यहाँ से, यानी कि जो ट्रेडिंग के जो फंक्शन हुआ करते हैं उसके ट्रेड करना, वो सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। और जो कंपनी का जो सिविल और मिलिट्री अफेयर यानी पॉलिटिकल अफेयर, जैसे सिविल यानी कि टैक्सेशन रेवेन्यू कलेक्ट करना, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, और पॉलिटिकल यानी कि जो टेरिटरी उन्होंने होल्ड करके रखी उसकी सिक्योरिटी, उसका एक्सपांशन, ये सब काम आप देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब ये एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया एक बॉडी बनाई गई थी जो पॉलिटिकल अफेयर देखेगा। और उसी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जो कि हमने देखे थे लास्ट टाइम, कि उसमें गवर्नर रहेगा और अदर 4 मेंबर रहेंगे जो कमेटी में रहेगा, और ये जो रहेंगे मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे। तो इस तरह कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहली बार जो कंपनी ने होल्ड इंडिया में जो कंपनी ने होल्ड की गई थी की गई टेरिटरी को पहली बार ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। यानी कि आज से वो इंडिया में जो कंपनी के अंडर में जो टेरिटरी हुआ करती थी, वो अब ब्रिटिश की पोजीशन डिक्लेयर कर दी गई। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर सुप्रीम कंट्रोल लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड का, यानी ब्रिटेन का। तो ये कुछ इस तरह पिट्स एक्ट था। उसके बाद में वहाँ से हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट लाया गया। हर 20 साल के बाद एक चार्टर एक्ट लाया जाता था। ऐसे 4 चार्टर एक्ट लाए गए। तो आज के वीडियो में हम लोग पहले 2 देखेंगे। उसमें पहला था चार्टर एक्ट 1793। तो इसकी कुछ हम लोग ख़ास बातें देखेंगे। वैसा ये इसके इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट्स थी, बट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोग इसमें देखेंगे। मैं कभी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर बनाऊंगा तो तब इस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ ख़ास बातें ऐसे थी, जैसे कंपनी का जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी वो 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग राइट मिले थे। रानी एलिजाबेथ ने जो चार्टर पास किया, ग्रैंड चार्टर पास किया था उसके अंदर में, यानी दूसरे यूरोपियन ट्रेडर और ट्रेडिंग कंपनी है जो, तो वो इंडिया में अभी भी अपना ट्रेड नहीं कर सकते थे, और आने वाले 20 साल भी उन्हें परमिशन नहीं थी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मोनोपोली एक्सटेंड की गई थी। उसके बाद में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक रहेंगे, और बाकी दो जो सब्सिडरी प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, तो वहाँ पे एक गवर्नर जनरल और उनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, जैसे बंगाल में थी। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती थी, ये हमेशा मेजोरिटी से डिसीजन लिया करती थी अपने। और इसमें क्या हुआ करता था कि अगर मेजोरिटी गवर्नर के ख़िलाफ़ है तो उनके डिसीजन नहीं हो पाते थे। तो इमरजेंसी सिचुएशन में इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से स्पेशल सर्कमस्टेंस में, यानी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, तब गवर्नर जनरल या फिर अदर जो गवर्नर थे, उन्हें अपनी जो काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उस पर ओवरराइडिंग पावर दिया गया था, ताकि वो इमरजेंसी को टैकल कर सके। तो कुछ ये स्पेशल पावर गवर्नर जनरल को और अदर गवर्नर को दिए गए थे। उसके बाद में जो सैलरी होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो यहाँ से इससे पहले ब्रिटेन गवर्नमेंट दिया करती थी, अब कंपनी दिया करेगी, ऐसा इसमें किया गया था। उसके बाद में सेकंड चार्टर एक्ट लाया गया 1813 में। हम लोग इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यहाँ पर जो
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो अब ख़त्म कर दी गई थी। यानी जो 20 साल की जो उन्हें एक्सटेंशन मिला था वो अब यहाँ पे ख़त्म हो गया था। सिर्फ़ उनकी जो मोनोपोली रहेंगी अभी इंडिया में चाय का ट्रेड करने में और चाइना से ट्रेड करने में। यानी चाय और चाइना इन दोनों में अभी उनकी मोनोपोली बरकरार थी और बाकी जो अदर जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पर उनकी मोनोपोली ख़त्म कर दी थी। यानी कि अब ब्रिटेन के और भी जो ट्रेडर है या ट्रेडिंग कंपनी है वो अब इंडिया में आकर अपना ट्रेड एक्सपांड कर सकती थी। यानी कि उन्हें भी अभी ट्रेडिंग के राइट्स मिल चुके थे। इसके पीछे इंग्लैंड बेस्ड कुछ रीज़न थे। जो 1800 की जो शताब्दी थी उसका जो सेकंड हाफ था वो ब्रिटेन में या यूरोप में एक रिनाइजेशन का दौर था। यहाँ पर बहुत सारे फिलोसोफर, पॉलिटिकल थिंकर और इकोनॉमिकल थिंकर ने बहुत सारे नए नए सिद्धांत उस समय वहाँ की लोगों को दिए थे। तो उनमें से एक थे एडम स्मिथ, जिन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ नेशन बुक्स में कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल बताए थे। उनका ये कहना था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, यानी कि उत्पादन के जो साधन होंगे, जैसे ट्रेड हो गया, इंडस्ट्री या सर्विसेज, आज में सर्विसेज भी आ गई है, तो ये जो रहेंगे ये प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ क्या रहता है। तो देखिए, हमारे इंडिया में आज जो रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है और एटॉमिक एनर्जी है, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसमें, यानी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। और बाकी जो दूसरे जो ट्रेड है या इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर देखो आप प्राइवेट प्लेयर है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी और बहुत सारी सभी इंडस्ट्री। तो इसमें प्राइवेट लोग भी है जो बिज़नेस करते हैं ना, यहाँ पर गवर्नमेंट भी कर मतलब गवर्नमेंट की भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, BSNL हमको पता है। तो मतलब अब जो एटॉमिक एनर्जी है और जो रेलवे है, तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा, ना कि जो प्राइवेट प्लेयर यानी कि प्राइवेट लोगों का। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ने खुद इसे देखना चाहिए। इससे क्या होगा? उनका ऐसा मानना था कि अगर प्राइवेट हाथों में दिए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए जो प्राइवेट पर्सन रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा माल अपने ग्राहकों को पहुंचाने के लिए उसे सस्ता और क्वालिटी अच्छी रहेगी। और इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, यानी कि सब अपने अपने तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने की सोचेंगे, तो ज़ाहिर है उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा माल और सस्ता माल देने की कोशिश करेंगे और इससे ग्राहकों को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सस्ता माल मिलेगा और इससे क्या होगा? नेशन की वेल्थ क्रिएट होगी। तो इसी पर उनकी बुक्स का नाम भी है वेल्थ ऑफ नेशन। तो ऐसा इनका मानना था और इसे कहते हैं फ्री इकोनॉमी और इसे कैपिटलिज्म भी बोलते हैं और एडम स्मिथ को कैपिटलिज्म का फादर भी कहा जाता है। तो ऐसा उनका कहना था। तो इसका वहाँ के जो लोग थे उस समय ब्रिटेन के, उन पर बहुत गहरा असर हुआ और वो भी फ्री इकोनॉमी की डिमांड करने लगे और वहाँ की पार्लियामेंट पर प्रेशर बनाने लगे। तो उसका असर इंडिया में भी हुआ। अब यहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली थी, दूसरे ट्रेडर तो बिजनेस नहीं कर पाते थे, तो फ्री इकोनॉमी तो नहीं हुई है। तो इसे भी अब क्या कर दिया गया था वहाँ की गवर्नमेंट ने कि इंडिया में भी फ्री, यानी कि सबको परमिशन दे दी थी कि भाई आप भी जाके ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसी वजह से फिर कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई है। उसको 20 साल का एक्सटेंशन दे दिया था चाय और चाइना के ऊपर। तो उसका असर यही था। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे इंग्लैंड के, अब उन्हें इंडिया में आकर अपना धर्म प्रचार करने की परमिशन इस चार्टर एक्ट के ज़रिए दे दी गई थी। उस समय इंग्लैंड में क्या हो रहा था, नई नई चीज, बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स हो रहे थे और बहुत पॉलिटिकल्स राइट उन्हें मिल रहे थे। तो उसमें से एक राइट था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एंड देयर प्रोपेगेशन। तो उन्हें धर्म अपनाने का और उसका प्रचार करने का राइट्स भी तब मिल चुका था। तो वो अब अपना धर्म को, क्रिश्चियन जो मिशनरीज होते थे वो अपना धर्म का प्रचार करने के लिए अभी इंडिया में आना चाह रहे थे और उन्हें उस तरह का वहाँ की गवर्नमेंट पर इन्फ्लुएंस बनाया और इस चार्टर एक्ट के जरिए उन्हें परमिशन मिली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब यहाँ से हर साल जो कंपनी है वो 1 लाख रुपए इंडियंस के एजुकेशन पे खर्च करेगी। वो प्राइमरी रहेगा और हायर स्कूल भी रहेगा, उस पर वो खर्च करेगी, ऐसा इस चार्टर एक्ट में दिया गया था।
इसका एक रीज़न इंग्लैंड बेस्ड रीज़न था। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड चल रहा था और काफ़ी मशीन मेड प्रोडक्शन बहुत हो रहा था इंग्लैंड में, यानी कि नए-नए मशीन्स का शोध वहाँ पे लग चुका था और इन मशीन्स के ज़रिए बहुत सारा लार्ज लेवल पर एक प्रोडक्शन किया जा रहा था। तो अब वो नए-नए मार्केट्स की खोज में लग चुके थे वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर जो कंपनी वाले हैं। तो नए-नए मार्केट में भी वो इंडिया को भी देख रहे थे उस तरह में। तो इंडिया के लोग उनके प्रोडक्ट्स कब खरीदेंगे, तब वो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स की उन्हें ज़रूरत महसूस करेंगे। तो फिर इसलिए क्या करना था अभी यहाँ से आके कि भाई इंडियंस को भी जो ब्रिटेन का या फिर जो यूरोपियन कल्चर है उस कल्चर की तरफ बनाना पड़ेगा, तब वो जाके उनके जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं हमारा उनका उनकी तरह कल्चर बनाने के लिए अब हमें वो एजुकेशन देना चाह रहे थे, ये एक रीज़न था। दूसरा, अब जो कंपनी जो थी वो काफ़ी एक्सपांड हो रही थी और उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो उन्हें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़ाहिर है पूरे इंग्लैंड के लोग आके तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सँभालेंगे, तो उन्हें इंडियंस का भी सहारा लेना था, यानी कि इंडियंस को भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में समा लेना था। तो अब वहाँ पे बैरियर था कि इंडियंस को पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और एजुकेशंस की कमी है बहुत सारी, क्योंकि उस समय तो एजुकेशन तो बहुत पर्टिकुलर एक ग्रुप के लोगों को ही मिला करता था। तो इसीलिए अब उन्हें हमें एजुकेशन देना था और उसके लिए ये 1 लाख रुपए हर साल उन्हें खर्च करने थे अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद में उस समय की जो लोकल बॉडीज़ हो सकती थी, जैसे पंचायत राज होगी या फिर म्युनिसिपैलिटीज़ होगी, अब उन्हें अपने फंक्शंस के लिए, अपने अफेयर्स के लिए अब टैक्स इम्पोज़ करने का राइट्स मिल चुका था। यानी कि लोकल टैक्स वो अब जमा कर सकते थे अपना कारोबार देखने के लिए, ये परमिशन उन्हें दे दी गई थी। तो कुछ इस तरह ये दोनों चार्टर एक्ट थे। आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। जो बचे हुए जो 2 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।